Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri and in today's session हम hypothesis testing in research methodology इस टॉपिक के बारे में देखेंगे by using MCQs. इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो PhD एडमिशन्स टेस्ट होती है उसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं उसे हमें टेस्ट करना चाहिए बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सो इसके लेकर मतलब जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं एंड एवरी टेस्ट मैंने डिस्कस किया है बाय यूजिंग MCQs. दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन. सो आप सभी को तो पता है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे PhD एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है. एंड इस टेस्ट में आपको 50% MCQs रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं. एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है तब भी आप PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे. सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 MCQs. दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो. एंड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन्स टेस्ट एट AMU. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं. ओके, वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नाउ इनमें से कौन सी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, वेदर इट इज F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, Z टेस्ट और T टेस्ट. सो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला है पैरामेट्रिक टेस्ट्स एंड दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स. ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट्स हम लोग करते हैं जब डेटा बेसिकली ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है एंड इसमें डेटा को वो सारे अजम्पशंस अलाउ करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ओके, सो ये सारे बेसिकली अजम्पशंस होते हैं, जो अजम्पशंस अगर फुलफिल होते हैं डेटा के बारे में देन तभी हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को कर सकते हैं. बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी अजम्पशंस नहीं होते हैं एंड दैट्स वाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग करते हैं जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट डेटा के फुलफिल न होने की वजह से ना कर सके. ओके, सो इसमें से F टेस्ट, Z टेस्ट एंड T टेस्ट, ओके, ये तीनों भी बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट से एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. सो काई स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, बिकॉज काई स्क्वायर टेस्ट में हमें इन सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल होना चाहिए, देन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बेसिकली न्यूमेरिकल होनी चाहिए. सो यहाँ पे वेरिएबल्स कैटेगरिकल होते हैं. कैटेगरिकल वेरिएबल्स यानी कि जिनको आप सिर्फ क्लासीफाई करते हो, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, दैट्स वाई काई स्क्वायर टेस्ट ये हम लोग करते हैं
बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो सैम्पल डेटा होता है, मतलब जो डेटा जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो एंड जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड डेटा होता है, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है, वो आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट की मदद से जान सकते हो. So basically it tells you how well sample data fit distribution from population with normal distribution basically. Okay, फाइन. सो एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये तीनों भी पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि इन तीनों ही टेस्ट में हमें अजम्पशंस फुलफिल करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे कि एफ टेस्ट में भी आपको डेटा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जेड टेस्ट में भी, टी टेस्ट में भी. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय. नाउ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ आप कौन से टेस्ट से टेस्ट कर सकते हो. सो वेदर इट इज टी टेस्ट, वेदर इट इज एफ टेस्ट, वेदर इट इज काई स्क्वायर टेस्ट, वेदर इट इज जेड टेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, गुडनेस ऑफ फिट ये एक टेस्ट है. ओके, एंड बेसिकली दिस इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट, एंड ये आपको समझने में मदद करता है कि आप जान सको एग्जैक्टली कि आपका जो सैम्पल डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होता है या नहीं होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो गुडनेस ऑफ फिट एग्जैक्टली आपको बताता है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती है एंड जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है, ये वैल्यूज़ बेसिकली एक दूसरे के साथ इक्वल है या फिर डिफरेंस है उनके बीच में. सो ये आप लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से देख सकते हो. एंड गुडनेस ऑफ fit test, first state the null hypothesis and alternative hypothesis and choose significance level and determine critical value. So goodness of fit test में आप लोग सबसे पहले null and alternative hypothesis को बनाते हो, then after that आप significance level को choose करते हो, then after that आप critical value को determine करते हो. ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली वोल नंबर्स होते हैं, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो. ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स वाई इसमें वोल नंबर्स होते हैं. वोल नंबर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. जो यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, यानी कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स है. ओके, बिकॉज ये वोल वैसे की वैसे नंबर्स है और वैसे की वैसे वेरिएबल्स है. ओके, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल मेथड से वेरिएबल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये वेरिएबल्स बेसिकली न्यूमेरिकल होते ही नहीं है. So try to understand, just understand that कि the variables over here are discrete variables and they are categorical variables. Okay, and that's why goodness of fit ये जो टेस्ट है ये आप काई स्क्वायर टेस्ट से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था. सो काई स्क्वायर टेस्ट इज यूजफुल टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ अ फिट. ओके, एंड यहाँ के जो बाकी के टेस्ट है, यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि हमने देखा. सो टी टेस्ट आपको बताता है कि हाउ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स आर. सो फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स है, सो इनके बीच के डिफरेंसेस कितने सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि उनके बीच में कितने डिफरेंसेस है दो ग्रुप्स के बीच में, ये आप टी टेस्ट की मदद से टेस्ट कर सकते हो. देन व्हाट इज एफ टेस्ट. सो एफ टेस्ट का मतलब होता है रेशो बिटवीन two independent chi-square variates that are divided by their respective degree of freedom. So F test का simply मतलब ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट स्काई स्क्वायर वेरिएबल्स है. ओके, जैसे कि अगर एक V1 वेरिएबल है एंड उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया अपॉन दूसरा वेरिएबल, उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन किया. सो बेसिकली ऑल दिस रेशो इज नथिंग बट द F test. Okay, now what is Z test? So again Z test is a parametric test and it tests if results from test are valid or repeatable. So आपको जितने भी results मिलते हैं from the test, so basically वो results exactly valid है या फिर repeatable है, ये आप Z test से देख सकते हो. That's why your correct answer over here is 3. To
स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे MCQs कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं। ओके, विच टेस्ट आर नॉर्मली अप्लाई फॉर क्वालिटेटिव डेटा। नाउ इनमें से कौन सी टेस्ट ऐसी है जो आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। सो रिसर्च में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। वैसे ही दो प्रकार के डेटा भी होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा जो कि वर्ड फॉर्मेट में या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होता है, बट जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स उसमें होते हैं एंड उन न्यूमेरिकल्स की मदद से आप उस डेटा को मेजर कर सकते हो बाय द डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स। बट क्वालिटेटिव डेटा का ऐसा नहीं होता है, उसमें वर्ड एंड पिक्चर्स फॉर्मेट होते हैं, बट स्टिल यू कैन स्टैटिस्टिकली मेजर द क्वालिटेटिव डेटा, बट स्टिल उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी आते हैं। सो अगर ऐसे डेटा को अगर आपको टेस्ट करना है, देन ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो कैटेगरिकल डेटा होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। बट पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है, एंड कैटेगरिकल डेटा इज द डेटा विच इज नथिंग बट द क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज जिसको आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो, राइट आप उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई फ्रॉम दीज ऑप्शंस, जैसे कि टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है एंड जेड टेस्ट है। सो इनमें से सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट, एंड दैट्स वाई बेस्ड अपॉन दिस टेस्ट ओनली आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली टेस्ट कर सकते हो, बाकी के टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट्स। A researcher found calculated t-value significant at 0.05 level between two means of achievement of students of private school and state school. Which of the following statements is true on the basis of above? So एक रिसर्चर है एंड उसने क्या किया, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स, मतलब उनकी जो अचीवमेंट है, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट एंड स्टेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, ऐसे दो ग्रुप्स बनाए एंड उन दो ग्रुप्स के उसने मीन्स कैलकुलेट किए, जैसे कि M1 इज़ द फर्स्ट मीन, M2 इज़ द फर्स्ट मीन, एंड इन मीन्स के ऊपर उसने टी टेस्ट की वैल्यू निकाली एंड वो वैल्यू उसको 0.05 मिली एंड बेसिकली दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। ओके, सो ये यहाँ पे सिचुएशन है। सो बेस्ड अपॉन दिस सिचुएशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स। नल हाइपोथेसिस मे बी रिटेन्ड एंड रिसर्च हाइपोथेसिस इज ऑल्सो रिटेन्ड। इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस रिटेन हो सकता है एंड रिसर्च हाइपोथेसिस रिटेन हुआ है। रिटेन का मतलब होता है कि वहाँ पे है, मतलब हम लोग रख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। रिसर्च हाइपोथेसिस भी रिटेन हो सकता है, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस को आप रख सकते हो बट नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे, और मे बी इट कैन बी रिजेक्टेड। बोथ हाइपोथेसिस नल एंड रिसर्च आर रिजेक्टेड। सो दोनों ही हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है। नो डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर एंड इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के आधार पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन एवरीथिंग। ओके,
So students, in this question, basically means of two groups are significantly different from each other. So अगर मीन्स अगर एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, देन इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही मीन्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई आपको टी टेस्ट करने के बाद जो सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली है वो मिली है 0.05. ओके, सो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आप नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, एंड साथ ही आप रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको आप एक्सेप्ट करोगे और इट मे बी रिटेन्ड. सो दिस इज द रूल ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिकॉज हाइपोथेसिस में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. ओके, सो अगर आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे टी टेस्ट है, सो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिली है. सो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मीन्स के बीच में डिफरेंस है. ओके, एंड अगर डिफरेंस है देन ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होगा, एंड अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा देन ऑब्वियसली आप रिसर्च और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे. सो दिस इज द बेसिक रूल, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज नल हाइपोथेसिस may be rejected and research hypothesis may be retained. So this should be your correct answer. Type 2 error in hypothesis testing is, now hypothesis testing में type 2 error क्या है, जो कि हमने कल के ही सेशन में देखा था, whether it is acceptance of the null hypothesis when it is false and it should be rejected, rejection of the null hypothesis when it is true and should be accepted, rejection of the null hypothesis when it is false and should be rejected, acceptance of the null hypothesis when it is true and should be accepted. सो अगर नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स है एंड फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन दिस इज योर टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ द null hypothesis when it is false and it should be rejected. Okay, so this is nothing but the type 2 error. An investigator used t-test to compare two groups of students on verbal aptitude. He repeated his experiment 20 times and obtained significant difference 19 times. On the basis of this, he decided to reject the null hypothesis. What is the probability of committing type 1 error? So now ये question easy है वैसे, just need to understand concepts over here. Okay, so ये सब हम लोग अभी देखते हैं. So यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया है दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए. So उसने दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्बल एप्टीट्यूड, एंड इसके लिए उसने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया है. जैसे कि हमने देखा कि टी टेस्ट ये क्या है, ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो बेसिकली मेजर करता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप. जैसे कि M1 इज द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, M2 इज द मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप. सो दिस इज क्लियर. नाउ टी टेस्ट में अगर इन दोनों के डिफरेंसेस आपको सिग्निफिकेंट मिलते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो, एंड अगर आपको ये वैल्यूज सिग्निफिकेंट नहीं मिलते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप रिसर्च या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. ओके, सो लेट मी वंस अगेन टेल यू. सो अगर इन दोनों के बीच की वैल्यूज आपको सिग्निफिकेंट मिलती है, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. सो अगर आपको सिग्निफिकेंट नहीं मिलती है, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. ओके, सो इन दिस सिचुएशन उसने टी टेस्ट तो की है एंड उसने 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 20 टाइम्स. ओके, एंड उसने 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उसमें उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले हैं. सो फॉर 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डन उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं. सो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं यानी कि उसका मतलब ये है कि उसने 19 टाइम्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, यानी कि
20 टाइम्स में से 19 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं एंड दैट्स वाई उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ा, बट ओनली वन टाइम ओवर हियर कि उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं एंड दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो यहाँ पे अब उन्होंने आपको पूछा है कि टाइप 1 एरर होने के चांसेस क्या है। सो गिवन तो हमने देखा, सो नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर is equal to number of favorable outcome upon total number of outcome। ओके, सो नाउ टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो दिस इज नथिंग बट द टाइप 1 एरर, बट इन दिस सिचुएशन नल हाइपोथेसिस गलत है एंड दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट। ओके, बट ओनली एक ही टाइम ऐसा है जिसमें आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा इस चीज के लिए, ओके, वो होगा 1 बिकॉज इसी केस में ये हो सकता है कि आप टाइप 1 एरर को कमिट कर सकते हो। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड 1 अपॉन 20, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये होंगे 20 बिकॉज टोटल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 20। सो 1/20 इज इक्वल टू 0.05। सो 0.01 है यहाँ पे, 0.02 है, 0.05 है, 0.1 है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज 0.05। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, जितना भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, using equivalent samples, a researcher obtained a significant correlation 95 times out of 100 trials. He or she decided to reject the null hypothesis, the alpha level would be. So again आपको उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बट पूछने का तरीका डिफरेंट है। सो यहाँ पे रिसर्चर ने इक्विवेलेंट सैंपल्स यूज किए हैं, इक्विवेलेंट सैंपल्स यानी कि इक्वल सैंपल्स, ओके, एंड उसमें उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं, 95 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं आउट ऑफ 100 ट्रायल्स, मतलब उसके जो टोटल ट्रायल्स थे वो थे 100, राइट। एंड उसने दैट्स वाई डिसाइड किया कि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है बिकॉज उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यूज का मतलब होता है कि दैट्स वाई वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा, बट टोटल ट्रायल से 100, ओके। एंड यहाँ पे उसने पूछा है कि अल्फा लेवल क्या होगा। अल्फा लेवल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ओके, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसमें आपको यही पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। सिमिलरली वही क्वेश्चन है एंड वही फॉर्मूला आप यूज करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो यहाँ पे टाइप 1 एरर आने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 100 - 95 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 100, सो 5/100। सो योर करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन वुड बी 3 विच इज 0.05। सो दिस पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सो इसका मतलब होता है कि 0.05। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर। सो व्हाई हमने यहाँ पे 100 - 95 किया, बिकॉज जो बचे हुए 5 टाइम्स थे उसमें रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज उसमें उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं मिले, ओके, एंड दैट्स व्हाई वो उसमें टाइप 1 एरर कमिट करेगा, ओके। दिस इज द favorable outcome for him for doing the type 1 error. All of you getting? And that's why your correct answer should be over here 0.05. And that's why हमने यहाँ पे 100 - 95 किया। An investigator commits type 1 error in testing hypothesis when he or she, okay, so investigator type 1 error कब करेगा? So when accepts null hypothesis when it is false, rejects null hypothesis when it is true,
एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। सो जब भी नल हाइपोथेसिस सही होता है एंड जब भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, देन इन दैट सिचुएशन टाइप 1 एरर आती है एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट, अ रिसर्चर यूज्ड टी टेस्ट टू कंपेयर टू मीन्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड फाउंड दैट द टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। दिस मीन्स दैट, सो अगेन आपको उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ पे अगेन रिसर्चर ने टी टेस्ट किया है ताकि वो टू मीन्स को कंपेयर कर सके, बट बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब होता है कि अगर दो ग्रुप्स है देन ये दोनों भी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है एंड दैट्स वाई उनके अंदर जितने भी सारे सैंपल्स है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली दोनों भी अनरिलेटेड है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड टी वैल्यू उसको मिली सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चांसेस आर 5 out of 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। Chances are 95 out of 100 that the difference between means has occurred due to sampling errors. If experiment is repeated 100 times, it would give the obtained results only 5 times. If the experiment is repeated 5 times, it would give the same result every time. So students, significant का मतलब होता है कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है एंड 0.05 लेवल का मतलब होता है कि एट द 0.05 वैल्यू ओके उस रिसर्चर को सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली, यानी कि एट द 0.05 वैल्यू उसको पता चला कि इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है। ओके सो स्टूडेंट्स, कभी भी आप अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पी वैल्यू। ओके एंड पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है दैट ऑब्जर्व डिफरेंस could have occurred just by random chance when it is assumed that null hypothesis is correct. So p value ये एक probability है। So probability of what? कि इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्व डिफरेंस होते हैं दोनों ही ग्रुप्स के मीन्स के बीच में वो बेसिकली रैंडम चांसेस की वजह से है एंड इसमें यही अज्यूम किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस ये सही है। सो दिस इज नथिंग बट द पी वैल्यू। ओके एंड सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है मतलब जो 0.05 वैल्यू का जो ये लेवल है ओके फॉर द गिवन हाइपोथेसिस टेस्ट इज द वैल्यू फॉर विच पी वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू इज कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यानी कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है एट द 0.05 लेवल, सो बेसिकली ये वैल्यू ईदर पी वैल्यू से कम है या फिर उससे इक्वल है। ओके तभी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंटली मतलब है वहाँ पे, मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे पी वैल्यू आपको 0.05 मिलती है देन इसका मतलब ये है कि दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो इफ दिस टी वैल्यू यानी कि ये 0.05 वैल्यू है ओके अगर ये सिग्निफिकेंट होती है एट 0.1 देन चांसेस आर दैट 1 out of 100 दैट डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। मतलब अगर देखो यहाँ पे 0.05 लेवल पर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली है, सो अगर 0.05 की जगह पे अगर आपको 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है देन इसका मतलब ये होता है कि देयर आर चांसेस दैट 1 out of 100 that difference between means has occurred due to sampling error. So इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 0.05 है देन इसका मतलब है कि 5 out of 100 chances are there that difference between means has occurred due to sampling errors. Okay, and that's why your correct answer should be 1. So sampling errors का मतलब होता है कि जो errors आते हैं एंड जिसकी वजह ये है कि सैम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैम्पल की साइज या फिर कौन से सैम्पलिंग मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सो उनकी वजह से जो एरर्स आती है उसे बेसिकली सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं।
सो यहाँ पे अगर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है एंड विच इज एट द पॉइंट 05 लेवल, देन इसका मतलब है कि वाकई में उसमें डिफरेंस है, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई सैम्पलिंग एरर्स की वजह से ये वैल्यूज आने की चांसेस बहुत कम है। आपको 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल मिला है, उसकी वजह यही है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में वाकई में डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ 5 आउट ऑफ 100 ही चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 एरर? नाउ इनमें से कौन सा टाइप 2 एरर का एग्जाम्पल है? फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, फेलिंग टू रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. सो टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है, बट स्टिल अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी ओवर हियर 1. फेलिंग टू रिजेक्ट का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग, राइट? सो यू आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. Okay, so this is nothing but your correct answer. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.